गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 7 मई और 7 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके आपके। और हाँ मित्रों, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और साथ ही में देश और दुनिया में हर रोज़ कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य के रियल एस्टेट के कायदे को गैर बंधारणीय ठहराया है? तो इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। तो मित्रों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के जो रियल एस्टेट के जो कानून थे उनको मित्रों गैर बंधारणीय ठहराया। अब इसे क्यों गैर बंधारणीय ठहराया? मतलब इसे इसलिए गैर बंधारणीय ठहराया है बिकॉज यह कानून केंद्र के रियल एस्टेट के अधिनियम को अतिक्रमण कर रहा था और इसीलिए मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा है। आर्टिकल 142 के तहत क्षेत्राधिकारी के अभ्यास में मित्रों न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कानून की जो हड़ताली इस फैसले की तारीख से पहले कानून के तहत दिए गए जो रजिस्ट्रेशन थे, उन पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको जो अनुमति दी थी उनको प्रभावित नहीं करेगी। इसीलिए मित्रों इसको गैर बंधारणीय ठहराया है। और मित्रों अदालत ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटिंग एक्ट 2017 को लागू करके राज्य की विधायिका ने समांतरण शासन को शामिल करते हुए अपने समांतरण कानून को स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने मित्रों जो हमारी जो अनुसूची 7 है जिसमें राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में चर्चा की गई है, उस अधिनियमों का उल्लंघन किया है और इसीलिए मित्रों पश्चिम बंगाल के जो रियल एस्टेट कानून थे उनको मित्रों असंवैधानिक कहा है। अब पश्चिम बंगाल के कानून को असंवैधानिक कहा है तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम जान लेते हैं मित्रों। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मित्रों पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और हाँ मित्रों, इस बार जो इलेक्शन हुए उसमें मित्रों ममता बनर्जी की जीत हुई और उन्होंने मित्रों तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए। मित्रों फर्स्ट टाइम उन्होंने 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। और प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ प्रेजेंट टाइम पे मित्रों पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है मित्रों आज का, वन हेल्थ अप्रोच किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है ए, वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स। तो मित्रों हाल ही में वन हेल्थ अप्रोच है जो राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर काम करने वाली एक संगठन है। मित्रों उन्होंने लोगों, जानवरों और पर्यावरणों के लिए स्वास्थ्य को उच्चतम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। और मित्रों ये जो है मित्रों वर्ल्ड हेल्थ अप्रोच वो वर्ल्ड हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। और मित्रों इसमें कौन कौन शामिल है? तो मित्रों इसमें फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पची विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WHO और UNEP यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन मित्रों इस इनिशिएटिव में शामिल है। अब इन सब के बारे में जान लेते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मित्रों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है? तो मैथ्यूअल वॉरियल नाम के एक व्यक्ति है जो प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। मैथ्यू वॉरियल करके है ये। WHO के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो WHO का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म है मित्रों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे उसके हेड कौन है? तो टेड्रोस अथानम गेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम पे उसके हेड है। और मित्रों हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1972 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो केन्या के नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है, तो मित्रों हाल ही में इसके हेड है इगर एंडरसन करके एक व्यक्ति है जो इसके हेड है। ओके, तो इस सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आता है। ये सब स्टैटिक जीके के रिलेटेड है। और डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, कभी कभी उसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, और कभी कभी उसके हेड कौन है ये सब पूछ लेते हैं। तो ये सब भी आपका स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई G7 समिट में किस विषय को फोकस में रखा गया है, तो मित्रों इसका आंसर है सी, ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम। तो मित्रों मैंने 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आपको बताया था कि G7 की समिट इस बार हुई है। और इस बार मित्रों G7 की जो बैठक हुई है इसमें 2 विषयों को सबसे ज़्यादा ध्यान में लिए गए। एक क्या है, तो मित्रों चीन की बढ़ती हुई उसकी सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत दोनों। और मित्रों दूसरी क्या है, तो ईरान और उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। ईरान भी अब क्या कर रहा है मित्रों, न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। और उत्तर कोरिया तो पहले से न्यूक्लियर वेपन्स बना ही रही थी। तो इन सब पे मित्रों G7 समिट में क्या हुआ है कि डिस्कशन हुआ है इस बार। अब G7 कंट्रीज के बारे में हम जान लेते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो मित्रों G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 कंट्री इसमें शामिल है। पहले मित्रों इसे G8 कहा जाता था, पर मित्रों क्या हुआ कि रशिया इससे निकल गया बाद में, और इसीलिए अब उसे G7 कंट्रीज के तौर पे जाना जाता है। बराबर, नाम याद रखना, G7 कंट्रीज में कौन कौन सी देश है वो सब पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी यूएस, ये 7 कंट्री इसमें शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मित्रों यूको आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दी, किस मंत्रालय ने दी मित्रों, तो मित्रों इसका आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय। इसका आंसर है बी, पेट्रोलियम मंत्रालय। तो मित्रों हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो यूको आधारित जो बायोडीजल है उसको मंजूरी दे दी है डीजल के तौर पे यूज़ करने के लिए। अब ये क्या है, तो मित्रों बायोडीजल में यूको के संरक्षण और उसके रूपांतरण के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 10 अगस्त को जब मित्रों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया, तो उस अवसर पर मित्रों उपयोग किए गए जो भी कुकिंग ऑयल है उससे जो उत्पादित होता है जैव डीजल, उनको खरीदने के लिए अभिव्यक्ति की शुरुआत की। उन्होंने उनमें रुचि दिखाई है कि अब क्या है मित्रों, अब अभी क्या है कि हम जानते हैं कि प्रदूषण का बहुत ही ज़्यादा मामला जो है वो बढ़ गया है। और इसी की वजह से मित्रों अब क्या है कि धीमे धीमे अब जो बायोडीजल है उसका उपयोग करने की शुरुआत आ गई है। और इसलिए हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है मित्रों धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके द्वारा एक नया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ बात कर लेते हैं कि ये यूको तेल है, यूको तेल उसको क्या कहा जाता है, तो मित्रों उसको कहा जाता है तो प्रयुक्त कुकिंग ऑयल जो कहते हैं हम। मतलब कि हमने जो चीज़ एक बार तली, मतलब हम समोसे बना रहे तो समोसे जिस तेल में हम तल रहे थे तो उसी तेल को यूको तेल के तौर पे कहा गया है। और उसी तेल को मित्रों बायोडीजल बनाने के तौर पे यूज़ किया जाएगा। अब ये यूको जो तेल है उसकी खपत से साथ जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी उन्होंने व्यक्त की है। मित्रों आप बताएंगे एक ही तेल में कोई भी चीज़ बार बार तलने से उसकी जो टीपीसी होती है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से मित्रों कई बीमारियां होती है, जैसे कि आपका जो रक्तपात होता है वो बढ़ जाता है, आप एल्जाइमर जैसे रोग होते हैं, यकृत के रोग होते हैं, तो ये सब बीमारी इसकी वजह से बढ़ जाती है। और इसीलिए मित्रों समोसे कम खाने चाहिए। क्या होता है कि समोसे कैसे बनते हैं कि एक ही तेल में उसे बार बार तला जाता है, इसकी वजह से वो तेल जो होता है वो बिगड़ जाता है, वो तेल अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके गाइस, और याद रखना प्रेजेंट टाइम पे हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंट टाइम पे हमारे पेट्रोलियम मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोगों ने बायोडिग्रेडेबल चटाई तैयार की है। बायोडिग्रेडेबल एक चटाई है जिसे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो मित्रों ये किस राज्य में बनाया गया है, तो इसका आंसर है डी, असम। तो मित्रों असम में हाल ही में 6 लड़कियों ने मिलकर ये एक बायोडिग्रेडेबल जो चटाई होती है वो बनाई है।
अब ये बायोडिग्रेडेबल चटाई होती कैसे है? तो मित्रों ये किसने बनाई है? तो मित्रों विज्ञान एवं हमारे जो प्रौद्योगिक विभाग है उनके तहत ये एक स्वतंत्र एक निकाय है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च के द्वारा ये एक नई पहल शुरू की गई, जिससे क्या होता है कि ऐसी बायोडिग्रेडेबल जो चटाई होती है वो बनाई जाती है। अब असम की लड़कियों के द्वारा बनाई गई है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। मित्रों आप मैप में देख सकते हैं असम कहाँ है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है मित्रों? जगदीश मुखी प्रेजेंट टाइम पे असम के गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच हुए एमओयू को साइन किया? तो मित्रों इसका आंसर है बी, ब्रिटेन। तो मित्रों कल मित्रों हमारे जो बड़ा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन दोनों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में मित्रों कई ऐसे मुद्दे पे चर्चा हुई, कई ऐसे मुद्दे पे चर्चा हुई कि जिसमें से मित्रों कुछ विषयों पर एमओयू साइन किए गए। और मित्रों इसमें क्या है कि वैश्विक नवाचार साझेदारी पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। और मित्रों ये हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो मित्रों हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए। अब ब्रिटेन के द्वारा किए गए तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं मित्रों। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है मित्रों? पौंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने किसके रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी? तो मित्रों इसका आंसर है ए, आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। मित्रों हाल ही में आईडीबीआई बैंक को मित्रों एसबीआई और एलआईसी दोनों के द्वारा ही अधिग्रहण किया गया है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक आरबीआई के द्वारा क्या किए गए कि उसको आईडीबीआई बैंक को मित्रों निलंबित करने का आरबीआई ने निर्णय लिया था। और इसीलिए मित्रों आरबीआई भारत सरकार ने और एलआईसी दोनों ने मिलकर ही मित्रों इस बैंक को फिर से खरीद लिया है। और मित्रों इसमें 49% के जो शेयर है वो एलआईसी के पास है और 45% जो शेयर है मित्रों वो भारत सरकार के पास है। ओके। और मित्रों इन दोनों जो लीड है मतलब जो भारत सरकार और एलआईसी, इन दोनों ने मिलाकर 94% के इक्विटी शेयर अपने पास रख लिए। ओके। अब आरबीआई के द्वारा ये किया गया है मित्रों, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो मित्रों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पे मित्रों? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो मित्रों शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। और मित्रों कल ही वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया था? मित्रों आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पे टी रविशंकर की नियुक्ति की गई थी। तो ये बात याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, त्रिपुरारी शरण। तो मित्रों हाल ही में बिहार के जो सचिव थे अरुण कुमार, तो उनकी मित्रों कोविड-19 की वजह से उनकी निधन हुई और इसीलिए मित्रों अब बिहार के नए सचिव के तौर पे मित्रों त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। अब बिहार में नियुक्त किया गया तो बिहार के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आप मैप में देख रहे हैं बिहार कहाँ है। बिहार की राजधानी क्या है मित्रों? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान प्रेजेंट टाइम पे बिहार के राज्यपाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना दर्दियों के लिए मुफ्त आहार योजना शुरू की है? तो मित्रों इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। तो मित्रों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, तो उनके द्वारा ही मित्रों कोविड-19 के जितने भी दर्दियों हैं उनके लिए मुफ्त आहार योजना जो है वो शुरू की गई है और रोगियों को फ्री में खाना दिया जाएगा। ओके। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो आप देख सकते हैं मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है मित्रों? भोपाल। और भोपाल में क्या मिलता है मित्रों? भोजताल भोपाल में मिलता है। ओके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है।
और हाल ही में मित्रों मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। और मित्रों आज कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो केंद्र ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा है। मतलब अब मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि दिल्ली जो हाईकोर्ट है वो केंद्र के खिलाफ हो गई है। वो दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो हर रोज केंद्र को फटकार लगाती है क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा और दिल्ली में कोविड-19 के केसों की संख्या भी बढ़ रही है दिन ब दिन और मृत्यु आंक भी वहाँ पे बढ़ रहा है। और इसी की वजह से मित्रों दिल्ली हाईकोर्ट हर रोज भारत सरकार को जो क्या है वो फटकार लगा रही थी और इसीलिए मित्रों भारत सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस को जारी करने के आदेश के खिलाफ केंद्र की जो याचिका है उन पर सुनवाई करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश का अनुपालन न करने के लिए अपने जो अधिकारी है उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने पर भी वो सहमत हुई है। बराबर। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी अधिकारी है जो कोविड-19 के दर्दियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर रहा है उन सबको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर रहने के लिए भी कहा गया। ओके। अब मित्रों अगर आप कोई भी हाई कोर्ट में संतुष्ट न हो, हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट न हो तो मित्रों आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो कैसे जा सकते हैं? तो मित्रों भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 129 एंड 215 क्रमशः यह बताता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लोगों को उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। ओके मित्रों, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत मित्रों जितने भी जो लोग अवमानना करते हैं हाई कोर्ट के निर्णयों की तो उनको दंडित भी कर सकता है। और 1971 के न्यायालयों की अवमानना अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायालय की अवमानना को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को भी परिभाषित किया गया है। बराबर। ओके। अब दिल्ली में किया गया है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है मित्रों। दिल्ली हमारी राजधानी है मित्रों, नेशनल कैपिटल है। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है। और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अनिल बैजल प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली के उपराज्यपाल है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके। और सब्सक्राइब करने के बाजू में मित्रों बेल आइकन भी आता है, उसे दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।